सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बिल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कांग्रेस पार्टी पे अब सवाल उठाने लग गई है मुस्लिम कम्युनिटी। सवाल उठा रही है कि आप हमारी खलीफा बनने की दिखावा करते थे कि मुसलमानों के सबसे ज्यादा हमदर्द आप हो, आपकी पार्टी पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेगी वक्फ बिल का। लेकिन जब लोकसभा के अंदर में बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी बिना कुछ बोले सिर्फ वोटिंग के वक्त में पहुंचे। दोस्तों, दिन में ऐसे 2-3 बार वो गए थे लोकसभा के अंदर में, पार्लियामेंट में, लेकिन बिना कुछ बोले। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रियंका गांधी क्यों एब्सेंट थी, और प्रियंका गांधी को होना चाहिए था जबकि लोकसभा के अंदर में, लेकिन वो वहां पे नहीं थी और एब्सेंट रही। तो लोगों के बीच में अब सवाल उठ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। दोस्तों, सोशल मीडिया में वो राहुल गांधी से सवाल भी पूछ रहे हैं। इसका हालांकि कोई कांग्रेस पार्टी जवाब दे नहीं रही है। अब इसके 2-3 रीजन है दोस्तों कि ये कांग्रेस पार्टी जो दिखावा करती है ना मुसलमानों की, वो क्यों नहीं उस दिन राहुल गांधी कुछ बोले। पहला रीजन ये है कि राहुल गांधी को इन डेप्थ इस सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। वक्फ बिल है क्या, वक्फ बिल में क्या क्या पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार जेपीसी की कमेटी ने, और वक्फ बिल पे चर्चा अगर करनी हो भाई तो क्या लेके चर्चा करेंगे, जिसकी नॉलेज हो उसके बारे में। तो राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ इसकी नॉलेज होगी, इसीलिए भाई साहब कुछ बोले नहीं। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि केरल के अंदर में दोस्तों जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेज हैं दोस्तों, संगठन है, उनकी कम्युनिटी है, इन लोगों ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करवाने के फेवर में, और बीजेपी से रिक्वेस्ट भी की थी कि कृपया करके ये बिल को पास करवाइए। हमारी ऐसी कई जमीनें हैं, ये कई सालों से लूट मची हुई है क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी केरला के अंदर में जितने हैं, और हम कई सालों से मांग उठा रहे हैं। हमारी आज तक कभी कांग्रेस ने सुनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। तो प्लीज आप हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए और हम पूरा समर्थन करते हैं सरकार को वक्फ बिल के फेवर में कि आप इस बिल को इंट्रोड्यूस करिए। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो केरल के अंदर में है दोस्तों, अब वो कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट होकर पूरी तरह से भाजपा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमारे तकलीफों के टाइम में कोई काम नहीं आ रहा, और हिंदू और क्रिश्चियन की पॉपुलेशन जो है ना दोस्तों केरल के अंदर में, ये एक साथ आ जाए ना तो सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों जो पार्टी वहां पे ऑल्टरनेटिव म्यूजिकल चेयर खेलती है कि हर 5-5 साल बाद एक बार सीपीआईएम आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। हालांकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये पार्टी क्या करती है, स्टेट के अंदर में आपस में लात घुसे चलते हैं इनके बीच में, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट पे आती है, लोकसभा में चुनाव होता है, तब ये लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं। आप सोचिए इनकी दोगलापन, इनका हिपोक्रेसी इनकी। अब सोचिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं कि स्टेट में तो हम एक दूसरे पे लात घुसे चलाएंगे, लेकिन सेंट्रल जब इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, उस वक्त में हम लोग इंडिया अलायंस में हाथ मिला के फोटो ही खिंचवाएंगे स्टेज पे खड़े होके। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी जो केरला के अंदर में है दोस्तों, ये लोग समझ चुके हैं कि भाई ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको अब वोट देके हमारा वेस्ट नहीं करना है, और हमने इसको जितवा के यहाँ पे जितने भी अपने सांसदों को लाए हैं हम लोग, इन सबको ये आखिरी बार है। और क्योंकि वो अपने सांसदों से वहां पे लोकल लेवल पे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारी जमीनें ये लोग दिन धड़ल्ले से छीन रहे हैं, तुम क्यों उस बिल का विरोध कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो सांसद भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस के ऐसे कई सांसद हैं जो अपनी ही सेंट्रल लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप अगर वक्फ बिल के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हो, हमें जवाब देना लोकल लोगों को मुश्किल हो रहा है। अब इंडिया अलायंस में आपस में ही क्यों कंफ्यूजन है, क्यों मैं कह रहा था, देखिए आप, शरद पवार जी एब्सेंट थे, शरद पवार जी गए नहीं वोट देने के लिए। उनके साथ साथ में इनके 2 और सांसद थे, दोनों वो भी एब्सेंट थे एनसीपी के, शरद पवार जी के साइड से। तो इससे पता चलता है भाई कौन सीरियस है कौन नहीं है। अब बात कर लेते हैं एआईडीएमके की। एआईडीएमके आपको पता है वो भाजपा के साथ अभी अलायंस में तो है नहीं, लेकिन वो क्योंकि तमिलनाडु के डीएमके के अगेंस्ट में है और अभी बीजेपी के साथ में दोस्तों उनकी संवाद जारी है। ये खुद अमित शाह जी ने 5-6 दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे हम चर्चा जारी है अभी। हालांकि के अन्नामलाई जी को वहां से दोस्तों बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु के, उनको हटा दिया है भाजपा ने। एक बहुत गहमा
स्ट्रेटेजिक मूव खेला, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल के क्यों हटाया और के अन्नामलाई जी का रोल अब क्या होने वाला है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब दोस्तों एआईडीएमके ने भी भाई ठीक है चलो छोड़ दो इसको। फिर वाईएसआर जो अपने जगन रेड्डी की पार्टी है दोस्तों, उन्होंने भी भाई, उनके भी कई ऐसे सांसद थे जिन लोगों ने अब्सटेन किया है, वोट ही नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, उसके खिलाफ भाई बहुत सबूत भी पड़े हुए, उसने जितना भ्रष्टाचार मचाया हुआ ना आंध्र प्रदेश के अंदर में, वैसा शायद मुझे नहीं लगता उससे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक कोई हुआ है। लेकिन क्योंकि उसको मेजर चंक ऑफ क्रिश्चियन वोट्स मिलते हैं दोस्तों, वो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो इसलिए दोस्तों वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बातें सुन के वो एब्सटेन कर रहे हैं कि भाई मुझे मुसलमान भी वोट देते हैं और क्रिश्चियन भी देते हैं, अगर मैं इस बिल के खिलाफ जाऊंगा तो फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी मुझे वोट नहीं देगी, अगर इसके फेवर में वोट दूंगा तो मुस्लिम कम्युनिटी तो वैसे ही नहीं देगी। वो भी एब्सटेन थे। गेन कर दिया था बीजेडी ने। हालांकि बीजेडी इंडिया अलायंस की टीम नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे उनके पार्टी के अंदर में स्टैंड था कि वक्फ बिल के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि अभी वो उड़ीसा में चुनाव हारे हैं, तो उनको लगता है कि चलो उड़ीसा के अंदर में जितने भी मुस्लिम्स हैं थोड़े बहुत, उनको हो सकता है साथ सके, तो चलिए वक्फ बिल का विरोध कीजिए। अब वहां पे हुआ गेम के उनके जो एमपी है दोस्तों सस्मित पात्रा, बीजेडी के सस्मित पात्रा ने वहां पे जाके दोस्तों, लोकसभा में ये लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन राज्यसभा के टाइम पे इन लोगों ने क्या किया कि कह दिया कि भाई सबके अंतर्यात्मा आपकी जो कहती है करिए, आप कोई पार्टी की लाइन नहीं है। आपके अगर मन करता है कि इस बिल के खिलाफ जाना सही है, अगर चर्चा सुनने के बाद आपको लगता है तो आप विरोध कीजिए, अगर आपको लगता है ये बिल बहुत सही है, सही मायनों में ये देश के हित में है, तो आप बिल के साथ में जाइए। और गेम वहीं पे पलट गया और एक्स्ट्रा। तो अब जो बीजेपी पार्टी के एक मिनिस्टर है दोस्तों, फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर है, उनका नाम है प्रताप जेना जी, उन्होंने लेटर लिखा है नवीन पटनायक को कि भाई ये तो पार्टी की डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर में, एमपी सस्मित पात्रा को अकाउंटेबल बनाइए, उन पे एक्शन लीजिए। अब सब जगह दोस्तों फंसी है कांग्रेस। कांग्रेस को अब देखिए क्या होता है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजर चंक मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए इस पे, और वो हुआ। वो मैं सुनाऊंगा आपको, जो बड़े बड़े मौलाना जो इस बिल के फेवर में थे और उनका क्या कहना, वो सुनाऊंगा आपको। आप लाइक करते रहिए दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों अब उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आपको पता ही होगा, शिवसेना, वो महाराष्ट्र चुनाव के वक्त में औरंगजेब की पार्टी बन चुकी थी वो, और उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से हट चुकी थी, बाला साहब की आइडियोलॉजी से। बाला साहब कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे और हिंदुत्व छोड़ के वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर चाहे वो बोलते थे कि मैं भले सड़क पे आ जाऊं, मेरी राजनीति कभी मैं ना जीतूं महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर में, फिर भी हिंदुत्व की राजनीति नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और यही उद्धव ठाकरे की पार्टी से सब शिव सैनिक जितने भी थे, ओरिजिनल शिव सैनिक, सब चले गए दोस्तों। अब कुछ बचे हुए हैं, उनमें भी गैरत जमी हुई है अभी भी। वो लोग महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ही दोस्तों पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुला के उनके हाथ पांव जोड़ के पांव वांव दबाए होंगे और बोला होगा कि दया करके भाई रुक जाओ, आप थोड़े बहुत बचे हैं, किसके साथ में फिर लूडो खेलूंगा, कैरम खेलूंगा, आप लोग कुछ जन ही बचे हैं, तो प्लीज आप एक काम कीजिए, थोड़े टाइम भी रह जाइए, मैं एंटी हिंदू कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। लेकिन जब वक्फ बिल की बात आई, तब संजय राउत बड़े उछल के राज्यसभा के अंदर में डायलॉग बाजी कर रहे थे। देखा सामने अमित शाह बैठे हैं, भावना में बह गया था ना भाई, लेकिन बोलते बोलते जैसे ही सामने अमित शाह का शकल सामने आई तो ठंडा हो गया। अरे कोई नहीं, ठीक है, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, ऐसे करके पहले बोला था, कौन बोला करके जैसे बोलने लग गया तो सामने अमित शाह जी थे, तुरंत उसका आवाज डाउन हो गया। तो अब संजय राउत आज आया मीडिया के सामने आने के बाद बोलता है, हमारा वक्फ का मैटर जो था वो संसद तक ही था, संसद में ये बिल पास हो चुका, अब हमारा कोई
लेना देना नहीं है वक्फ बिल के साथ में। ना हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस करेंगे, ना ही हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई गुहार करेंगे कि वक्फ बिल के बारे में आप फिर से सोचिए, इसको प्लीज साइन मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां ऑलरेडी पहुंच चुकी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए, पूरी तैयारी हो चुकी है और केस भी करेंगी, ये लोग अप्लाई करेंगे अपील। हालांकि कुछ हो रहा नहीं है। अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी, जब जेपीसी की जब मीटिंग हुई थी ना, एक एक नियम जो बनाए हैं इसकी कैटेगरी में, इस नियम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरीके से पक्का काम किया है, एक एक डिटेलिंग पे काम की गई है। आर्टिकल 370 की डिटेलिंग जैसी थी ना उस लेवल पे, इसीलिए इस पे टाइम लग रहा था कि ऐसी इस पे कोई लीगल एक्शन ना हो और इसको कोई चैलेंज ना कर पाए। तभी तो ओपनली अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा, भाई आपको दिक्कत है जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करो। क्यों कहा होगा भाई, प्रोटेस्ट करना सबका हक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कोर्ट इज द अल्टीमेट किंग। कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा देश में सर्वप्रथम है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। आपको अगर दिक्कत है तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, क्योंकि वहां पे भी ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते, इनको भी पता है। लेकिन मुसलमान जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बड़े तो हमारे खलीफा बनने की कोशिश तुम लोग करते थे, हमारे लिए क्या किया, अब इनको वोट बैंक की राजनीति बंधे रखने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिहार में अभी आने वाले चुनाव है। आज मैंने बिहार पे एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा, वो देखने लायक है कि बिहार के अंदर में अब वक्फ बिल के बाद में बिहार के अंदर में जो पॉलिटिक्स है दोस्तों 180 डिग्री कैसे घूम गई है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को इन लोगों ने अपने बपौती समझ के रखा था, 70 साल से सिर्फ वोट बैंक बना के रखा था इन लोगों को। आज की डेट में आधे से ज्यादा मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बिल को और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया है भाजपा की सरकार ने। तो अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये मुसलमानों को वोट बैंक बना के अय्याशी कर रहे थे, सत्ता पाने की चाह रख रहे थे, अब इनको डर लग गया है कि भाई ये तो मुस्लिम वोट ही बढ़ गया। कुछ मुस्लिम वोट जो इनको गुस्से से देख रहे थे दोस्तों कांग्रेस पार्टी, और इनको बोल रहे थे कि वक्फ बिल रोको, जैसे तैसे रोको, ये लोग रोकने में नाकाम रहे। राहुल गांधी जी जाके कुछ बोले नहीं, सोनिया गांधी जी कुछ बोली नहीं, प्रियंका गांधी कहा जा रहा है कि अमेरिका में है क्योंकि उनकी कोई रिलेटिव की तबीयत बिगड़ी हुई है वहां पे, तो वहां पे उनकी देखभाल करने गई है। ऐसा एक दो न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है, छपा है या किसी ने छपवाया है पता नहीं है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे कई सांसद है दोस्तों जो वोटिंग के टाइम में आए नहीं, प्रेजेंट नहीं हुए, तो उनसे भी अब उनकी पार्टियां पूछ रही है। भाजपा के 2 यूनियन मिनिस्टर भी वहां पे नहीं आए थे दोस्तों। हालांकि नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं जा पाए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करने के लिए थाईलैंड चले गए थे। लेकिन बीजेपी भी खुद पार्टी लाइन में भाई नियम कानून सबके लिए, यूनियन मिनिस्टरों को भी जवाब दो बोल के एक लेटर भेजा कि क्यों आप एब्सेंट थे वहां पे। तो ये पार्टी की डिसिप्लिन दिखाती है अच्छे से कि भाई जब जनता का मुद्दा हुआ, देश का मुद्दा हुआ, जब आपको कहा था कि हम लोग व्हिप जारी कर रहे हैं सबके लिए, आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा वोटिंग के दिन। फिर भी 2 जन नहीं आए थे तो उनको बीजेपी ने भी सवाल पूछा। लेकिन बीजेपी की ये पार्टी के मैटर है दोस्तों। हालांकि इंडिया अलायंस, ये लोग जो अपने आप को इंडिया अलायंस कहते थे ना, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, ये इंडिया अलायंस के अंदर में भी आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने क्या कहा, फिर इसने क्या कहा, आपके शरद पवार खुद एब्सेंट थे, जगन रेड्डी अलग रह रहे भाई, एब्सटेंड कर रहे, इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा है कोई। अरविंद केजरीवाल का वो संजय सिंह थोड़ा बहुत उछल रहा था, लेकिन क्या करेगा, 1-2 राज्यसभा है उनके पास, 2-3 है, वो कितना आवाज कर लेंगे। उनको भी पता, जेपीसी पे भी था, बातें बड़ी बड़ी करवा लो उससे, क्या नाम था उसका, शुभम टाकीज, तो वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो अंदर ही अंदर अब इनके ही सांसद सवाल पूछ रहे, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे, तो पूरे भारत के वोटर्स लोग अब सवाल उनसे पूछ रहे कि भाई तुम भारत के हित में हो कि भारत के अगेंस्ट में हो, ये बताओ पहले। वक्फ बिल जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो था पहले, वो मुसलमानों के खिलाफ भी था, भारत के खिलाफ भी था, हिंदुओं के खिलाफ भी था, सिख के खिलाफ था, क्रिश्चियन के खिलाफ था, हर एक रिलीजन के खिलाफ था। किसी भी जमीन पे पार्लियामेंट
कोई इन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारी है। प्रेसिडेंट्स हाउस को भी क्लेम कर लिया था अपना बाप का माल समझ के। मुकेश अंबानी का घर तो अंतिलिया, उनका $2 बिलियन खर्चे है भाई ने, हमारा है, हमारी वक्फ की जमीन है। 1600-1700 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर, जब इस्लाम से भी पुराना मंदिर है, उसको भी क्लेम कर लिया। हर एक चीज को ये लोग बाप का माल समझ के क्लेम कर लेते थे। अब इनको सब 6 महीने के अंदर में लाना पड़ेगा, एक डेडलाइन दी जाएगी सरकार के द्वारा। सब पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि भाई ये बिल अब हो गया पारित, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर भी ये लोग नौटंकी कर रहे हैं ताकि इनको वोट बैंक बना रहे। जो थोड़े बहुत अब मुस्लिम इनको वोट देते हैं ना, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले, वो बस बचे रहेंगे इनके पास में, क्योंकि देश का मुस्लिम अब समझदार हो गया। अब इनको पता है कि भाई ये तो सही काम हुआ है। आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो एक दो दिखाता हूं, मेरे पास ऐसे 4-5 वीडियो है दोस्तों, जो बड़े बड़े मौलाना लोगों की बातें मैं आपको सुनवाने वाला हूं। ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, ठीक है, मौलाना साहबुद्दीन रजवी, ये वही रजवी साहब है जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ के अंदर में 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की जमीन है। बाद में सारे वक्फ बोर्ड ने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं सर, ये हमारी जमीन नहीं है, गलती से कह दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खाली टेढ़ी आंख की थी उनकी तरफ में। अच्छा, महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है, ठीक है, ऐसे खाली कहा ही था कि उन लोगों ने सामने से कह दिया कि नहीं हमारी जमीन नहीं है, गलती कर दी है। तो ये जो मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब है, आप इनकी बात सुनिए, ये हार्डकोर रेडिकल है भाई, ये कट्टरवादी मौलाना साहब है, फिर भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इनका रीजन सुनिए। संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन जरूर जमहूरी निजाम के तहत ठीक है, इजाजत दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। आपको कुछ दिनों के बाद जब ये लागू होगा, उसके बाद तमाम चीजें सब समझ में आ जाएंगी। जैसे CAA जब ऐलान किया था गवर्नमेंट ने, तो तमाम मुस्लिम लीडरान ये कह रहे थे कि CAA कानून लागू होगा तो मुसलमानों की शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि लागू होने के बाद देख लिया लोगों ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाह थी। उस वक्त भी हम बता रहे थे कि CAA से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, ये कानून शहरियत देने वाला है। देखा, तो ये है सच्चाई। मुस्लिम लोगों में बहुत बड़ा तबका दोस्तों इस बिल को सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम महिलाएं सड़क से निकल के धन्यवाद मोदी जी के प्लाकार्ड लेके दोस्तों अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे खड़े हैं और फोटो सेशन करवा लिया, अलग अलग सिटीज के अंदर में मुस्लिम लोग निकले हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया हुआ ये बिल पास हो गया। ये जो ऊपर में जो 200-250 ठेकेदार बैठे हैं ना, इनके भी जो लूट मचा रखी है इनको, मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, मुस्लिम जो जिनको हक मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के हक में, बच्चे स्टूडेंट्स उनके हक में, इनको कभी नहीं मिला कुछ भी।
तो अब सुनिए आप, जमाते उलेमा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, फाउंडर ऑफ इस्लामिक लाइब्रेरी, मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी साहब को। मौजूदा हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल लाई है, उसमें जो चीजें वक्फ की तरक्की, वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हैं, और इसी तरह से गरीबों की सेवा और गरीबों की तरक्की के लिए हैं, हम उन चीजों का समर्थन करते हैं। अलबत्ता उसमें जो चीजें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने या मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने संविधान को सामने रखकर ऐतराज किए हैं या प्रस्ताव किए हैं, हम हुकूमत से यह मांग करते हैं कि आप वार्ता का दरवाजा बंद ना करें, बल्कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और बुद्धिजीवी लोगों से वार्ता जारी रखें। मकसद सबका वक्फ की तरक्की, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों की फलाह बहबूद है। तीसरी चीज हमने ये कही है कि पिछले 75 सालों में जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों का दुरुपयोग किया है, तो वो वक्फ के लुटेरे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हुकूमत एक आयोग बनाए जिसमें यह जांच की जाए कि पिछले 75 सालों में वक्फ से गरीबों को कितना फायदा हुआ है और अमीरों को कितना फायदा हुआ है, और पानी का पानी और दूध का दूध होने के बाद में फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज ये हाल बना दिया है कि गरीब वक्फ से तरस रहा है और मालदार वक्फ से जेब भर रहा है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बिल में वो चीजें जो वक्फ जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और गरीबों की तरक्की के लिए हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। सुनो दोस्तों, सबका एक ही कहना है कि बहुत बढ़िया हुआ, अब अकाउंटेबिलिटी होगी। हर एक चीज अब ट्रांसपेरेंसी के साथ में, किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर हो या ऑटोक्रेसी के अंदर में हो, हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है। अब तक अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा था, जिसके बाप का मन जो जैसा चला रहा था वैसा चला रहा था, लेकिन ऐसे नहीं चलता ना भाई। हर एक चीज को आपको ट्रैक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा भाई। हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है। आज अगर कुछ भी होता है, चलो घर आया आपके पास वक़्फ़ की जमीन लैंड की, किसी ने तो किसने गिफ्ट की, वो भी होती है अकाउंटेबिलिटी, ताकि पता तो चले। फिर आप सुनिए, एक प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी जी, आप इनको जानते हैं? मौलाना साजिद रशीदी जी, आप सब इनको जानते हैं, आप इनको सुनिए। असदुद्दीन अवैसी ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी, क्योंकि ये वो असल में क्या है, उस वक्त की जगह को कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरों से बचाना चाहते हैं। इस तरह के प्रकरण करके पार्लियामेंट में, अच्छा मुसलमान थोड़ा जज्बाती है, मुसलमान इन चीजों को जज्बाती लेता है और ये देखता है कि ओहो असदुद्दीन अवैसी तो हमारे लिए आवाज उठाता है, और इतनी सख्त आवाज की बिल ही फाड़ दी। तो कल से जो है बड़ा हंगामा है असदुद्दीन अवैसी को लेकर मुसलमानों में कि भाई इतना बड़ा बहादुर कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब उनके सामने ये सच्चाई जाएगी कि ये आदमी वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनों पे काबिज है, इसके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके जो जितने भी प्रोग्राम हैं हैदराबाद में, वो तकरीबन 80% वक्फ की जमीनों पे है। तो ये मुसलमानों के सामने जब ये चीजें आएंगी, और मुसलमानों को सोचना चाहिए कोई भी पार्टी हमारा फेवर क्यों करेगी, इसलिए कि उनको वोट चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई वीडियोस है, कई बड़े बड़े इमाम, मौलाना, मुस्लिम लोग जो सड़क पे निकल के दोस्तों कह रहे हैं, और कोई गुर्रेज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हक में है, इतने सालों तक भिखारी बना के रखा, गरीब बना के रखा मुसलमानों का, ऐसा वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं ऐसा। ऐसे कई वीडियो अगर दिखाते रहूंगा तो तुमसे बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया में आप जाइए, आपको एक एक वीडियो मिल जाएंगे। मुसलमान लोग इस वक्फ बिल के फेवर में बहुत हद तक है, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव डर गए हैं कि भाई हम तो 20% मुसलमानों के वोट को देख रहे थे, अब उसमें से भी फाड़ हो गया। अब केरल के अंदर में दोस्तों गेम हो गई है, जिसको लेके कांग्रेस बहुत ही टेंस सिचुएशन में है, क्योंकि अब क्रिश्चियन कम्युनिटी देख रही है बीजेपी की तरफ में, और बैकडोर चैनल से उनके साथ बहुत पहले से बात हो रही है। पिछले केरल के चुनाव जब हुए थे ना,
तब क्रिश्चियन कम्युनिटी और भाजपा पास आना शुरू हुए थे तब से। और अब इस बार क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कह दिया कि भाई बहुत अत्याचार किया ये मुस्लिम लीग वालों ने, वहां पे जितने भी है केरल के अंदर में दोस्तों पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, और सीपीआईएम और कांग्रेस मिलके इनको पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। वहां पे क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को छेड़ा जाता था, ऐसे बहुत सारे केसेस आप देख लीजिए। केरल स्टोरी आपने मूवी तो देखी होगी दोस्तों, किस तरीके से उनको बहला फुसला के लव जिहाद करके उनका धर्मांतरण करवा के, तो ये सब झूठा नहीं था, ये रियल में प्रॉब्लम है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी अब साथ आ चुके हैं केरल के अंदर में, ये सच्चाई है और राहुल गांधी को ये दिख रहा है ऑलरेडी। और अब जो सांसद आपस में ही अंदर में पार्टी में कलह कर रहे हैं, हर एक पार्टी के अंदर में, आपको कुछ ही दिनों के अंदर में एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि अब मेन गेम स्टार्ट होता है। अब हर एक सांसद, हर एक पार्टियों के अंदर में दोस्तों खलबली मची हुई है, उनके आपसी मतभेद इतने हो चुके हैं, ये वक्फ बिल से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाई कांग्रेस जो सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती थी, क्या इस हद तक गिर चुकी है कि वो खाली मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाकी सारे रिलीजन, बाकी सारे वोटरों को भूल गई। ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी के अंदर के सांसद उठाना शुरू कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे का ये संजय राउत क्यों बोला, इसीलिए बोला कि बचे कुचे जो थोड़े जन है ये लोग अब भाजपा और एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली थी लोकसभा के अंदर में। इसीलिए संजय राउत आके बोलना पड़ा उसको कि भाई हमारे लिए वक्फ का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हमारे पास मत आइए इस मैटर को लेके। क्योंकि अब वो थोड़ा भी बोला तो उसके जितने भी एमपी एमएलए हैं सब भाग जाएंगे पार्टी छोड़ के, खाली उद्धव ठाकरे और संजय राउत और आदित्य ठाकरे तीनों मिलकर बैठे रहेंगे। दो जन लूडो खेलेंगे और एक जन ताली बजाएगा, बस यही होना और कुछ नहीं। तो अभी इंडिया अलायंस देखिए, अभी और चप्पल चलेंगे दोस्तों, ये तो खाली शुरुआत ही है। अभी 2-4 दिन 5 दिन रुकिए, आपके एक हफ्ते के अंदर में बहुत जबरदस्त इनके आपस में ही लात घुसे चलने शुरू हो जाएंगे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इट इज अ न्यू चैनल। हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।